हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। तो आइए देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है उसके बारे में कुछ अभिधारणाएं पहले दी गई थी। तो इन अभिधारणाओं में जो मुख्य बिंदु था वो था अणु, माने कि अणु से ही सभी अभिधारणाएं संबंधित थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो अणु था उसको देखा नहीं जा सकता था, नहीं देख सकते थे अणुओं को। इसलिए जो गतिक सिद्धांत है उसको सूक्ष्मदर्शी या मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो अणु है अणुगतिक सिद्धांत में अणु गति करेगा तो उसके खुले आंखों से नहीं देख सकेंगे, तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते थे। इसलिए जो अणु का सिद्धांत है अणुगतिक सिद्धांत उसको सूक्ष्मदर्शी या मॉडल भी कहते थे। अब जो गैसों के गुण को समझने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया था वे थे 1738 में बर्नौली ने अपना प्रयास किया। उसके बाद अपना विचार दिया कि किसी भी गैस का जो दाब रहता है उसके अणु जब जिस पात्र में गैस को रखा गया है उस पात्र की दीवार से जब गैस के अणु टकराएंगे तो गैस का दाब उत्पन्न होगा, ये बर्नौली ने अपना कहा। उसके बाद उसके विचारों में बाद में जो क्लासियस नामक वैज्ञानिक थे और क्रोनिंग, तो क्लासियस और क्रोनिंग ने उसी विचार को विकसित किया और सन 1857 में बताया कि जो अणु है उसकी गति को और दाब को गतिज समीकरण के द्वारा बताएंगे। और उन्होंने ही माने कि क्लासियस और क्रोनिंग ने गतिज सिद्धांत का व्युत्पन्न किया। बाद में फिर क्या हुआ, मैक्सवेल, केल्विन, बोल्ट्जमैन तथा बहुत सारे और वैज्ञानिक ने अणुगति सिद्धांत को आधुनिक रूप के रूप में प्रस्तावित किया और आधुनिक रूप उसको दिया। तो जो गैसों के अणुगति सिद्धांत है उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, उसको क्रम से एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें कहा गया है कि जो सभी गैसें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म कणों से मिल करके बनी रहती हैं। कोई भी गैस होगा तो बहुत अधिक संख्या में उसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे और उन्हीं कणों से मिल करके वह गैस बनता है और उन कणों को हम लोग अणु कहते हैं। दूसरा था कि जो अणु हैं एक दूसरे से बहुत दूरी बनाते हुए पृथक रहेंगे। एक कण यहाँ पे है तो एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, ऐसे बहुत दूर दूर एक दूसरे से स्थित रहते हैं। इसलिए जो गैस है उनको वास्तविक आयतन जो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, माने कि उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता और न ही निश्चित आयतन होता है। और आयतन जो होता भी है तो पूरे आयतन की तुलना में उनका जो आयतन है लगभग उपेक्षणीय या फिर नगण्य होता है। तीसरा बोला गया कि जो गैस के अणु है बहुत तीव्र गति से सीधी रेखा में स्थिर गति की अवस्था में होते हैं। बहुत तीव्र गति से गति करते हैं, सीधी रेखा में करते हैं और स्थिर रूप से गति करते हैं। वे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और टकराते टकराते जिस पात्र में उनको रखा गया है उसकी दीवार से भी जाकर के टकराते हैं। उसके बाद उनकी जो गति है वह टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित हो जाती है। पहले सीधे गति करेंगे, फिर एक दूसरे से टकराएंगे, फिर जिस बर्तन में या पात्र में या सिलेंडर में रखा है उसकी दीवार से टकराएंगे, जिसके कारण उनकी जो सीधी रेखा की गति थी वो टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीब हो जाती है। यह था तीसरा। उसके बाद बताया गया कि जो अणु रहते हैं वे आपस में तथा पात्र की दीवारों से जब टकराते हैं तो जो टक्कर होता है या टक्कर को यहाँ पे संघट बोला गया है। और संघट से उसी के समान दूसरा शब्द रहता है संघटन। तो जो संघट होता है यहाँ पे संगठन लिखा गया है, गलत हो गया। संघट रहता है पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होता है और संघटन के दौरान जो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, माने कि एक दूसरे से टकराएंगे या फिर पात्र की दीवार से टकराएंगे फिर भी उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ह्रास माने की कमी, माने कि ऊर्जा को अपना नहीं खोते हैं, उनकी ऊर्जा कम नहीं होगी, उनकी
हर अणु की अपनी अपनी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। अगला पॉइंट है, जो गैस का दाब रहता है वह गैस के जो अणु पात्र की दीवारों से टकराएंगे उसके कारण ही गैस का प्रेशर या फिर दाब उसमें उत्पन्न होता है, जो कि गैस का दाब कहलाता है, जिसको कैपिटल पी से लिखते हैं हमेशा गैस समीकरण में। उसके बाद छठवां बोला गया है कि जो गैस के अणु रहता है उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं रहता है, माने कि वे पूर्ण रूप से फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ गति कर सकते हैं। उनमें दो ठों के बीच या फिर दो या तीन के बीच न तो आकर्षण बल पाया जाता है और न ही प्रतिकर्षण पाया जाता है। जब अणु जो रहते हैं विभिन्न वेग से गति करेंगे, माने कि सब स्वतंत्र हैं तो अपना अपना गति करेंगे, तो विभिन्न वेग से जब गति करते हैं तो उनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। गति करने के कारण तो गतिज ऊर्जा जो रहेगी, हर अणु की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है और गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर कैपिटल ई, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी या फिर के ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो औसत गतिज ऊर्जा है किसी भी गैस का, वह उसके परम ताप, इसको टेम्परेचर के परम ताप कैपिटल टी के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया। अब है कि जो गैस के अणुओं में धरती में जो भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है वह पानी की बूंदों को जैसे गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करता है तो धरती में वर्षा होती है, ऊपर का पानी नीचे गिरता है। इसी प्रकार जो गैस के अणु रहेगा उस पर धरती में जो भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाएगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये हमेशा ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं। अब हो गया ये जो गैस का अणु गति सिद्धांत। उसके बाद इसके लिए जो समीकरण दिया गया था वो था गैस का गतिज समीकरण। तो गैस का जो गतिज समीकरण था वो है गैस का गतिज समीकरण PV बराबर 1/3 NmV का स्क्वायर। यहाँ पे जो P है गैस का दाब रहता है जो कि पात्र की दीवारों पर डाला जाता है, और V गैस का आयतन है जिस पात्र में लिया जाएगा या जिस एरिया में लिया जाएगा वहाँ गैस का आयतन है। N बराबर गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, M बराबर हर अणु का अपना अपना द्रव्यमान है, और V स्क्वायर यहाँ पे जो रहता है वो है गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग रहता है। ये हो गया गैस का गतिज समीकरण। उसके बाद जो गैस के गतिज समीकरण के आधार पे हम लोग 3 नियम पढ़े थे। पहले बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और क्या देखे थे, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो इन तीनों नियम को गैस के अणु गति सिद्धांत के आधार पे व्याख्या किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमको देखना है बायल का नियम। तो बायल के नियम में कहा गया है कि स्थिर ताप पर दी गई जो गैस का द्रव्यमान रहता है वह आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बायल का नियम है। पहले पढ़ चुके हैं क्या होता था, स्थिर ताप पर जो गैस का आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता था, माने कि V अनुक्रमानुपाती 1/P, यही था बायल का नियम। और यहाँ पे जो ताप था वो स्थिर रहता था। तो बायल के नियम को जब गैस के अणु गति सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं बायल का नियम। तो अणु गति सिद्धांत में यह गतिज समीकरण से लेना शुरू करेंगे। तो PV बराबर 1/3 NmV का स्क्वायर, इसी को लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 1/3 है इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2/3 गुणित 1/2, क्योंकि अगर इस 2 और इस 2 को काट देंगे तो 1/3 यहाँ है तो 1/3 यहाँ भी बचेगा। तो ऊपर नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दिए हैं और ये बाकी सब सेम है। उसके बाद mv का स्क्वायर, माने कि 1/2 mv का स्क्वायर का मान काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा के बराबर रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा
2/3 और इन सब की जगह में काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। तो इसी समीकरण से P भी बराबर 2/3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो ताप के या परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देख लिए हैं पहले गैस समीकरण के आधार पे। तो इसी को यहाँ पे पुट करेंगे तो Ka की जगह में एक स्थिरांक आ जाएगा K और यहाँ से T पुट हो जाएगा। बाकी सब ये सेम है। P भी बराबर 2/3 KT। तो जो बायल का नियम है उसमें टेम्परेचर को हम लोग स्थिर लेते थे। तो ये जो टेम्परेचर है T इसका मान स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण P भी बराबर ये पूरा जो पद है स्थिर हो जाएगा। जब टेम्परेचर का मान स्थिर हो जाएगा यहाँ से, तो इस पूरे पद का मान स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे P भी बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक। तो ये जो निकला है ये वाला समीकरण ये बायल का समीकरण है। यहाँ से भी हो सकता है। P भी बराबर K होता था तो K माने कि स्थिरांक। तो हम लोग गैस का जो गतिज समीकरण है उसके द्वारा यहाँ पे बायल का नियम प्राप्त होता है। तो यही है गैस के गतिज समीकरण से बायल के नियम की व्युत्पत्ति। अब आगे देखेंगे कि चार्ल्स के नियम की व्युत्पत्ति। तो चार्ल्स का नियम में पहले बताया गया था, वहां पे दाब को स्थिर रखते थे। तो स्थिर दाब पे गैस का जो आयतन है उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता था। जो चार्ल्स का नियम था वहां पे दाब को स्थिर रखा जाता था और जो गैस का आयतन था उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता था। यह था चार्ल्स का नियम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो गतिज समीकरण है उसी में से इस नियम को निकालेंगे। तो गतिज समीकरण यहाँ से यहाँ तक सब सेम रहेगा, उसके लिए भी अब यहाँ से लेते हैं। तो T का मान रखने पे इस वाले समीकरण से लिया गया है चार्ल्स समीकरण में। तो ये हो जाएगा P भी बराबर 2/3 KT। बायल समीकरण से उठाए हैं इसको। उसके बाद अगर P को पक्षांतर करेंगे तो ये वाला P इधर नीचे आ जाएगा। तो V बराबर 2/3 KT/P हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार्ल्स का नियम था उसमें टेम्परेचर स्थिर रहता था, प्रेशर स्थिर रहता था P। तो यहाँ पे P जो है वो स्थिरांक है। तो क्या हो जाएगा, यह पूरा भाग 2/3 K/P का घात का मान भी स्थिरांक हो जाएगा। तो स्थिरांक के जगह पे समानुपाती के स्थिरांक लगा देते हैं। तो इसी समीकरण से क्या आएगा, V और इन सब की जगह समानुपाती के स्थिरांक और यहाँ पे जो T बचा है वो T आ जाएगा। तो ये हो गया चार्ल्स का नियम। तो यह था गैस के अणुगति सिद्धांत से चार्ल्स के नियम की व्युत्पत्ति। इसके आगे का देखेंगे तो जो गैस का अणुगति सिद्धांत है उसके द्वारा डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की व्युत्पत्ति। तो जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम था उसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक गैस को जब हम लोग किसी पात्र में लेंगे और गैस के अणुओं के बीच कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो जो गैस का कुल दाब है वो प्रत्येक गैस के दाब के योगफल के बराबर होगा। यह था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो जब हम लोग गैस के अणुगति सिद्धांत से देखते हैं तो ये होता है P भी बराबर 1/3 NmV का स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P भी बराबर 1/3, एक के जगह में इसको सीधा ऊपर चढ़ा देंगे तो NmV का स्क्वायर। तो जब 2 ठो गैस लेंगे तो क्या होगा, पहले गैस के लिए यहाँ पे P1 V1 आ जाएगा और यहाँ पे N1 M1 V1 और दूसरे गैस के लिए P2 V2 N2 M2 और V2।
तो लिखते हैं पहले गैस के लिए, तो P1 V1 बराबर N1 M1 V1 का स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगा। और दूसरे गैस के लिए लिखेंगे तो P2 V2 बराबर N2 M2 और V2 का स्क्वायर अपान 3। तो अब जब हम लोग उसको अब यहाँ पे इन दोनों गैस को क्या किए हैं, एक ही ठो पात्र में ले लेंगे। तो एक ही ठो पात्र में ले लेंगे तो ये दोनों आयतन हैं, एक ही पात्र में भरेंगे दोनों को, तो दोनों के लिए ये आयतन समान हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 V2 न हो करके ये V और V हो जाएगा, एक ही पात्र में लिए हैं इसलिए। अगर यहाँ पे इस V को इधर पक्षांतर कर देंगे और इस V को इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग दोनों गैस का जब दाब निकालेंगे, ये पहले गैस का आंशिक दाब है, ये दूसरे गैस का आंशिक दाब है, तो टोटल जब दाब निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल दाब को लिखते हैं P टोटल बराबर P1 प्लस P2 ये हो जाएगा। तो इतना प्लस इतना हो जाएगा अगर टोटल दाब निकालेंगे तो यहाँ पे अगर 1/3 को सामने भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो ये हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर 1/3 N1 M1 V1 का स्क्वायर बाई V प्लस 1/3 N2 M2 V2 का स्क्वायर बाई V। तो इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर डाल्टन के नियम का सत्यापन होता है गैस के अणु गति सिद्धांत के द्वारा। अब यहाँ पे जो वास्तविक गैस हैं उनसे वास्तविक गैस हैं वो आदर्श गैस के समान व्यवहार नहीं करते हैं, वो आदर्श गैस के व्यवहार से कुछ व्यवहार में विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखेंगे वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। तो इसके लिए ऐसे गैस जो तापक्रम और दाब की सभी परिस्थिति पे आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं वो आदर्श गैस कहलाएंगे। लेकिन कोई भी जो वास्तविक गैस है वह ताप दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस के व्यवहार का पालन नहीं करती है, इसलिए वह जो गैस है वास्तविक गैस कहलाएगी। जो आदर्श गैस समीकरण के व्यवहार का पालन नहीं करेगा वो वास्तविक गैस कहलाएगा। तो जो भी विचलन है उसमें 3 प्रकार से विचलन प्रदर्शित को बताया गया है। बायल के नियम से विचलन, फिर उस पर ताप का प्रभाव, उस पर दाब का प्रभाव, इन सब को बताया है। तो पहले बायल के नियम से विचलन में देखते हैं। तो जो वास्तविक गैसें रहती है बायल के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगी, जिसके कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें हैं अत्यधिक कम दाब पर ही गैस समीकरण का पालन करती हैं, किंतु जब दाब में वृद्धि किया जाता है तो PV का मान बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में वो धनात्मक विचलन दर्शाने लग जाती हैं, माने कि विचलन प्रदर्शित शुरू हो जाता है। दूसरा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें शुरुआत में आदर्श गैस से क्या करेंगी, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाता है उसके बाद उसमें प्रेशर का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण PV का मान उसमें फिर से घटता हुआ जाता है और जो गैस के विशिष्ट लक्षण के समान प्रदर्शित करती हैं। तो यह दर्शाता है कि जो वास्तविक गैसें हैं वो सभी परिस्थितियों में पूर्ण गैस आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती हैं। अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें विचलन होता है,
तो ग्राफ देखेंगे तो दो एक्सिस लेते हैं, ये है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पी वी को लेंगे और एक्स एक्सिस में अगर हम लोग प्रेशर को लेंगे तो यहाँ पे अगर जो कोई आदर्श गैस होगा तो उसको इस प्रकार से ग्राफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस रहती हैं वो आदर्श गैस समीकरण से ऊपर की ओर मिलता है। इनके लिए वक्र का मान माने कि जो पीवी में वृद्धि का मान, पीवी का मान इसमें बढ़ता जाता है, आदर्श व्यवहार में न रह करके बढ़ेगा। यह हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए और यह है हीलियम के लिए। उसी प्रकार जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है उनका मान पहले ऋणात्मक आता है, पहले आदर्श व्यवहार से ये दोनों धनात्मक विचलन दर्शा रहे हैं, माने कि ऊपर की ओर है इस ग्राफ से। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का और यह है मीथेन का, तो ये दोनों पहले आदर्श व्यवहार से नीचे की ओर आ रहे हैं, माने कि ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, फिर से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये सब गैसें जो हैं इस प्रकार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। अगर हम लोग अब देखेंगे वास्तविक व आदर्श गैसों के विचलन के लिए संपीड्यता गुणांक का मान, तो जो वास्तविक गैस है आदर्श गैस से जो विचलन प्रदर्शित करती हैं उसको संपीड्यता गुणांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और संपीड्यता जो गुणांक है उसको हम लोग कैपिटल जेड से प्रदर्शित करेंगे। संपीड्यता गुणांक से कौन सा कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा इसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसको कैपिटल जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो संपीड्यता गुणांक जेड होता है, कैपिटल जेड, जेड बराबर हो जाता है पी वी बटा एन आर टी, पी वी बटा एन आर टी। ये है संपीड्यता गुणांक। यहाँ पे इसको इन सब को संपीड्यता गुणांक या संपीड्यता कारक कहा जाता है और इसकी गणना इसी सूत्र से करते हैं। अब यहाँ पे P उसका प्रेशर होगा गैस का, V आयतन होगा, R वहाँ पे आदर्श गैस स्थिरांक है, T वहाँ पे परम ताप या फिर टेम्परेचर है, N उसमें अणुओं की संख्या होगी और Z यहाँ पे संपीड्यता गुणांक रहेगा। यहाँ पे अगर Z का मान 1 होगा तो क्या होगा, Z बराबर अगर 1 हो जाएगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 1 Z की जगह में 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर पी वी बटा एन आर टी हो जाएगा। तो इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये सब इस साइड आ जाएगा, तो एन आर टी बराबर पी भी हो जाएगा। माने कि जब Z का मान 1 होगा तो पी भी बराबर एन आर टी या फिर एन आर टी बराबर पी भी हो जाएगा। तो ये किसका समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है। तो जब संपीड्यता गुणांक का मान 1 रहता है तो गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेंगी और आदर्श गैस समीकरण मिलेगा। लेकिन जब ये तो पहली परिस्थिति थी, अब जब दूसरी परिस्थिति में क्या देखेंगे कि जब Z का मान 1 नहीं होगा, Z का मान 1 नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, P भी बराबर ये होगा क्या, P भी बराबर एन आर टी नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसे जो गैसें हैं वो वास्तविक गैस कहलाएंगी क्योंकि वो आदर्श व्यवहार से यहाँ पे विचलन प्रदर्शित करेंगी। तो इनके लिए जब बराबर नहीं होगा Z के तो Z के दो मान संभव हो सकते हैं। पहला मान Z का मान 1 नहीं होगा तो 1 से बड़ा होगा, Z इज ग्रेटर देन 1, या फिर Z का मान 1 नहीं होगा, न बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो Z इज ग्रेटर देन 1 या फिर Z इज लेस देन 1। तो दो व्यवहार हो सकता है।
तो जब Z इज लेस देन 1 होगा तो P भी इज लेस देन nRT हो जाएगा। जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, P भी इज लेस देन nRT हो जाएगा। जब Z छोटा होगा तो P भी इससे छोटा हो जाएगा। और इसके लिए P भी रियल इज लेस देन, P भी यहाँ पे रियल माने कि वास्तविक गैस इज लेस देन P भी आइडियल। आदर्श गैस के Pv के मान से जो वास्तविक गैस के Pv का मान है इसके लिए कम हो जाएगा। और भी रियल का मान भी आइडियल के मान से कम हो जाएगा। लेकिन जब Z का मान ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यही सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये इसके लिए था ना, अब इसको हटाते हैं। इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस प्रकार से Z के मान में परिवर्तन से, संपीड्यता गुणांक के मान में परिवर्तन से वास्तविक गैसों का मान प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लेंगे तथा PV और P, इसमें भी ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच, PV और V के बीच में। तो ग्राफ से पता चलता है कि कम ताप रहेगा तो आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन प्रदर्शित करेगा, और जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाएंगे तो आदर्श व्यवहार से विचलन का मान कम होते जाता है। तो इस प्रकार जो वास्तविक गैस रहेंगे उन पे ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, ये पता चला। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन गैस था उसके लिए ग्राफ खींचा, इसके बीच ये x एक्सिस है, ये y है। यहाँ पे लिया गया PV को और यहाँ पे लिया गया P को। तो ये जैसे आदर्श है, ये आदर्श स्थिति है और ये आदर्श स्थिति है। तो यहाँ से इस प्रकार का ग्राफ मिलता जाता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। यहाँ से जब ग्राफ देखते हैं तो इस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार से तो हम लोग देखते हैं, ये था T1 ताप पे, ये था T2 ताप पे, ये था T3 और आगे आएगा T4 ताप पे। तो जो T4 ताप पे जब आता है तो इसका मान, ये आदर्श स्थिति है, ये जो सीधी रेखा है वो आदर्श स्थिति है, और ये जो है नाइट्रोजन की स्थिति है। तो जब ताप कम था तो दाब को बढ़ाएंगे तो आदर्श व्यवहार से यहाँ ज्यादा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हुआ है। जब ताप को बढ़ाए तो इससे कुछ कम ऋणात्मक विचलन है, क्योंकि यहाँ के बीच की दूरी इससे कम है। अब फिर से ताप को बढ़ाए तो ये दूरी और कम हो गई, माने कि और कम विचलन है। और T4 ताप पे देखते हैं तो बहुत कम विचलन प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो आदर्श स्थिति से विचलन का मान कम होते जाता है। यही है ताप का प्रभाव। तो यहाँ पे T4 गहराई पे जो विचलन है, यहाँ पे जो विचलन का मान है लगभग गायब होने की स्थिति में आ जाता है, बहुत कम विचलन प्रदर्शित करता है। तो उसी ताप पे माने कि T4 ताप पे जो है नाइट्रोजन गैस वह बायल के नियम का पालन करेंगी और आदर्श गैस के समान व्यवहार करेगी। तो वहाँ पे बायल के नियम का पालन करती है नाइट्रोजन गैस T4 ताप पे। तो उसी ताप को क्या बोलते हैं, बायल बिंदु या फिर बायल ताप कहा जाता है। माने कि वह ताप जिस पर वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं बायल ताप कहलाएगा, क्योंकि उस ताप पे जो रहता है बायल के गैस बायल
समीकरण का या बायल नियम का पालन करती हैं, इसलिए वह ताप बायल ताप कहलाता है। अब देखते हैं कि जो आदर्श व्यवहार से विचलन जो होता है वो क्यों होता है, तो उसको देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले जो अणु रहते हैं उसका वास्तविक आयतन जो रहता है संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य रहता है। इसी कारण इसमें विचलन प्रदर्शित होता है, क्योंकि जो अणु का वास्तविक आयतन है वो उसके संपूर्ण आयतन की तुलना में बहुत कम रहता है, इसलिए उसमें विचलन होता है। दूसरा है जो अणुओं के बीच है किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, जिसके कारण वे फ्री रहते हैं, फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से विचलन करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा विचलन प्रदर्शित कर जाते हैं। तो यह था विचलन का कारण, जिसके कारण आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब अगली क्लास में विचलन के लिए जो समीकरण दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।